आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे मुगल इंपेरियल लाइब्रेरी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुगल्स के बारे में जब बात होती है तो हमारे यहाँ जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जंगें हुई और मुगल्स ने जो यानी पानीपत की फर्स्ट वार से जंग शुरू होती है, यानी मुगलों की बात शुरू होती है और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक पर जाकर खत्म होती है। जो मुगलों ने एकेडमिक काम किए, जो एजुकेशन में काम किए, जो एजुकेशन में जो रिवॉल्यूशन हुआ उनके ज़माने में, उसके बारे में बात बहुत कम होती है। और जब अ, मुगलों के ज़माने की कोई ऐसी इंपीरियल लाइब्रेरी जिसमें हजारों हजार किताबें हों, और उस ज़माने में किताबें नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में मैनस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, हाथ से लिखी हुई किताबें, और वो भी 25,000 30,000 किताबें। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसी लाइब्रेरी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में तो कभी नहीं सुनी गई। तो देखिए, मुगल्स जो थे वो एक बहुत ही डेवलप सोसाइटी से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, उज़्बेकिस्तान से, जो उस जमाने में सिविलाइजेशन का और स्कॉलरशिप का मरकज था। खुद जो बाबर था वो एक स्कॉलर था। उसकी किताब जो बाबरनामा है या तो उसके बाबरी, वो अभी भी दुनिया की बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक है। और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बाबर की एकेडमिक परस्यूट्स, उसकी इंटेलेक्चुअल जो उसकी अपब्रिंगिंग थी, और उसका जो एकेडमिक जो एक माहौल जो उसको मैसर था, वो आपको बहुत ही एडमायर, मतलब बहुत ही ज्यादा पजलिंग लगेगा कि एक हम हमारे दरमियान, हमारे अंदर जो है वो मुगलों के बारे में जो हम सोचते हैं और जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। तो बाबर एक एक्सेप्शन नहीं था। बाबर की जो एकेडमिक एक्सेलेंस थी वो एक रूल थी मुगलों की। यानी मुगल्स के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो दे प्रोवाइडेड हिम द बेस्ट एजुकेशन। तो इसलिए जब बाबर हिंदुस्तान आया तो उसने सबसे पहले जो काम किए वो ये एक इंपीरियल लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट था। तो बाबर जो हिंदुस्तान में, इंडिया में तिमुरिद मुगल डायनेस्टी का फाउंडर है, उसने हिंदुस्तान में, इंडिया में एक मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी की बुनियाद डाली, जो आहिस्ता आहिस्ता फलते फूलते एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई। वरना हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि बाबर की ये जंग हुई, बाबर की वो जंग हुई। हुमायूं को हम जो है वो एक एक ऐसा पैरिया बना के पेश करते हैं जैसे उसको गवर्नेंस से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। ये सब बेकार में मेक बिलीव, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबर जो है वो जब वो हिंदुस्तान आया 1526 में, तो सबसे पहले जो जिन जिन चीजों की उसने बात की, वो जहीरुद्दीन बाबर जो था, उसने जो सबसे पहला काम किया, एक तो यहाँ पर उसने 4 बाग लगाए। जो मुगल्स के यहाँ जो सेंट्रल एशिया में जो उनका अपना एक जो पार्क बनाते हैं, जो गार्डन बनाते हैं, जो 4 बाग का जो सिलसिला था वो हिंदुस्तान में उसने शुरू किया। दूसरा एक अहम जो काम किया उसने, वो मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी अ, का इस्टेब्लिशमेंट था। जब मुगल यानी बाबर जहाँ से आया था वो खुद स्कॉलरशिप का एक मरकज था। फरगाना जो थी, फरगाना वैली, वो एक स्कॉलरशिप की एक बड़ा मरकज थी। तैमूरी डायनेस्टी की जब आप बात करेंगे, जो उज़्बेक यानी जो तैमूर की जो डायनेस्टी है, जिसको समरकंद में और पूरे सेंट्रल एशिया में जो फैली हुई थी, उनका पूरा का पूरा जो एक पूरी जो लाइनेज है, वो पूरी डायनेस्टी जो है वो स्कॉलर्स की और एकेडमिक एकेडमिक्स की वो थी। तो बाबर ने कोई अजीब काम नहीं किया। वो उनमें से जो उनका जो स्मॉल टाइम प्रिंस होता है वो भी करता है। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में उस जमाने में जो भी बड़े या छोटे मुस्लिम जो सुल्तान थे, उनके यहाँ भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। तो जब बाबर जब तकरीबन 1525 में जब वो लाहौर से आ रहा था तो उसकी जंग हुई थी गाजी खान के साथ। तो गाजी खान के बारे में उसने सुना था कि उसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो जब बाबर ने उसको फतह किया तो हो सकता है उसने
जो अपने जनरल्स को भेजा हो कि टू सिक्योर हिज एक्सचेकर, उसका जो उसकी जो जहाँ पर उसका खजाना रहता है उसको भेजा हो। लेकिन वो खुद देखने के लिए गया गाजी खान की लाइब्रेरी को, कि लाइब्रेरी में देखिए क्या है। तो ही वॉज बिट डिसअपॉइंटेड। उसने सोचा कि मुझे जो पहले लग रहा था कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसमें है नहीं। और फिर उसने उसकी बाज किताबें जो है हुमायूं के पास भेज दी, और बाज किताबें जो है उसने कामरान के पास जो कंधार में था उसके पास भेज दी। तो उसमें एक पूरा सिस्टम था बाबर के पास जो लाइब्रेरी थी। हालांकि बाबर सिर्फ 5 साल, तकरीबन 4.5 5 साल हिंदुस्तान में रह पाया, और उसका इंतकाल हो गया। लेकिन वो उससे पहले जो है उसने जो इस्टेब्लिश किया, उसमें पूरा सिस्टम था, उसमें लाइब्रेरियंस थे। और जो चीफ लाइब्रेरियन था उसका नाम था ख्वाजा मोहम्मद अली। ये पूरी तफसील आती कि मैं अभी बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से उनके जो ऑफिस बियरर्स हुआ करते थे लाइब्रेरी में, जो कारिंदे हुआ करते थे, उनकी डिटेल्स भी बताएंगे। और हुमायूं, बाबर के बाद उसका बेटा जो है हुमायूं, उसके बारे में सबको मालूम है कि वो ही डाइड वाइल फॉलिंग फ्रॉम स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी की जो अपनी उसकी लाइब्रेरी थी, उसकी बिल्डिंग, उसकी सीढ़ियों से उतरता हुआ मगरिब की नमाज के लिए जा रहा था, तो उसका इंतकाल हुआ। वो खुद एक स्कॉलर था, और उसने उसका जो उसको ना सिर्फ ये कि पर्शियन बल्कि अरबिक के ऊपर भी बहुत अबूर था। और लोगों ने तफसील से लिखा है कि वो कैसे कितना ज्यादा पढ़ने का शौक। तो उसके बारे में एक और चीज मशहूर है कि वो जब जंगों पर भी जाया करता था, एक एक्सपेडिशन पर जाया करता था, बिकॉज दोज वर वेरी लॉन्ग एक्सपेडिशन। तो वो क्या करता था, अपने साथ एक पूरी लाइब्रेरी लेके आता था। और लाइब्रेरी सिर्फ मामूली नहीं होती थी, एक अच्छी खासी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी हुआ करती थी। और उसमें जो उनके लोग काम करने वाले हैं वो सारे भी लाइब्रेरियंस, ट्रांसलेटर्स, राइटर्स, स्क्राइब सब जाया करते थे। फिर उसने जब वो गुजरात और बंगाल में गया, इसके बारे में तफसील से लिखा हुआ है, तो उसने जो है वहां पर उसको तब भी वो उन लाइब्रेरीज को लेके गया। और हम देखेंगे जब जब बाद में अकबर ने गुजरात में जो है अकबर बहादुर शाह के ऊपर जब उसको कामयाबी मिली, एंड ही इवेंचुअली डिफीटेड द गुजरात सुल्तान, एंड सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हिज एक्सटेंसिव सल्तनत विद इन द मुगल एम्पायर। उस वक्त उसने क्या किया, सबसे पहला जो काम किया कि जो गुजरात सुल्तान की जो बड़ी लाइब्रेरी थी उसको पूरा सामान, उसकी पूरी किताबें जो मैनस्क्रिप्ट से मखतूतात थे, वो उसको दिल्ली में बुलाया, मंगाया, और फिर उसको अपनी जो लाइब्रेरी को और एक्सटेंड किया। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो है आप देखें, दो लोगों के जमाने में हुआ था इस मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी का। एक अकबर के जमाने में, एक जो है वो शाहजहां के जमाने में। अकबर को लोग अनलिटर्ड कहते हैं, उसके बारे में उसके रेवेन्यू जो उसके रिफॉर्म्स थी, उसका सारा लोग जो है वो सेहरा टोडरमल को देते हैं। लेकिन अकबर जो था, लोग कहते हैं कि वो अनलिटर्ड था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तफसील से बताया कि ही वॉज नॉट अनलिटर्ड। उसको तालीम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बचपन में नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा, ही वॉज नॉट एज अ जीनियस स्कॉलर लाइक हुमायूं। लेकिन पढ़ना लिखना आता था। मुगल्स के यहाँ कोई जाहिल रह जाए, उसको पढ़ना ना आए, लिखना ना आए, दैट वाज कम्प्लीटली अनथिंकेबल। मुगल्स जो है वो बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी थी, और उनमें कोई ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अकबर जब बादशाह बना, तो अकबर हालांकि बहुत यंग एज में बादशाह बना था, तकरीबन आप देखें 15 साल की उम्र में बना था। और उसके बाद 19 ईयर्स में वो इंडिपेंडेंट तकरीबन वो बादशाह हो गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स लाए, फॉर रीचिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स हर सेक्शन के लिए। मतलब आप देखें कि उसने जो रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन दोनों के लिए बचपन से लेकर सीनियर लेवल तक का उसने निसाब जो था या सिलेबस जो था उसको अ, तरतीब दिया, उसको डेवलप किया। उसने बहुत सारे, मतलब ये खुद नहीं किया होगा, उसने पहले सारे स्कॉलर्स को एम्प्लॉय किया होगा। उसी तरह उसने क्या किया कि उसने जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसको जबरदस्त एक्सटेंशन दिया। उसके जमाने में 1605 में, 1605 की बात है, जब कहा जाता है कि उसके जमाने में जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी, मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी, उसमें 24,000 वॉल्यूम्स थे। यानी 24,000 किताबें। किताबें हमारे यहाँ की आज की तरह छपती नहीं, प्रिंटेड नहीं होती थी। और वो ऐसा नहीं होता था 2,000 या 5,000 की आती थी उस जमाने में। यानी आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी 2,000 5,000 की किताबें हम लोग महंगी तस्वुर करते हैं। उसके जमाने में 24,000 किताबें थी, और उनकी
जो कीमत जो उस जमाने के लिहाज से थी वो तकरीबन 70,000 रुपए के बराबर थी। यानी एक किताब तकरीबन 2,500 रुपए के बराबर थी। और अगर आप उस वक्त का 1 रुपया अगर आज के 100 रुपए के बराबर माने, जो बहुत कम मैं वो कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा है, तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख के करीब उसकी एक किताब की कीमत हुआ करती। फिर दूसरा एक एक्सटेंसिव ऑफिस हुआ करता था, जो उन किताबों को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, उनको कैटलॉग करने के लिए पूरा एक बड़ा ऑफिस हुआ करता था। तो मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी का एक कंप्लीट पूरा ऑफिस हुआ करता था, बड़ा लाइब्रेरियन हुआ करता था, इसे नाजिम कहते थे, जो एक चीफ नाजिम हुआ करता था, और दूसरे उसके काफी सारे असिस्टेंट्स हुआ करते थे। फिर उसमें ट्रांसलेटर्स हुआ करते थे। अकबर के ज़माने में उसकी जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसमें एटलीस्ट 100 ट्रांसलेटर्स थे। फिर बुक बाइंडर्स हुआ करते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे, और एलिमिनेटर्स हुआ करते थे। मुगल्स की जो मैनस्क्रिप्ट्स हैं आप देखें तो कितनी खूबसूरत होती हैं, आप देखें उसमें हर तरफ से एम्बेलिश होती हैं, खूबसूरत। तो वो उसके लिए जो है आर्टिस्ट हुआ करते थे और एलिमिनेटर्स हुआ करते थे, जो उसे खूबसूरत बनाया करते थे। पेपर मेकर्स हुआ करते थे। फिर दूसरे कई तरह के कारिंदे और आर्टिस्ट हुआ करते थे। और फिर स्क्राइब्स हुआ करते थे, जो कॉपी किया करते थे, हाथ से लिखते थे उस वक्त। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उनकी कॉपी कराकर वो मुख्तलिफ दूसरी लाइब्रेरीज में भी किया करते थे। फिर कैटलॉगिंग के लिए अलग लोग होते थे, एक्सपर्ट होते थे। और अकबर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे अबुल फजल और फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना, तो इन लोगों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। तो जब फैजी का इंतकाल हुआ तो उसकी लाइब्रेरी में तकरीबन 4,000 मैनस्क्रिप्ट्स थे। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो अकबर ने खास तौर पर हुक्म दिया कि उसकी लाइब्रेरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसको कंपनसेट किया होगा उसके जो डिसेंडेंट्स रहे होंगे, लेकिन ये किया। दूसरा, अब्दुल रहीम खान खाना जो था, आप देखें जो इंडिविजुअल लाइब्रेरीज थी वो कितनी डेवलप थी। अब्दुल रहीम खान खाना की जो लाइब्रेरी थी उसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन उसमें 97 लोग काम करते थे। इंपेरियल लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब्दुल रहीम खान खाना की पर्सनल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह दूसरे बहुत सारे जो लोग थे अपने, फिर जो मुगल्स बादशाह थे उनके जो अपने वो उम, उनके जो रिश्तेदार थे, बच्चे थे, जो प्रिंसेस थे, उन सब की भी अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज हुआ करती थी। तो दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल मुगल लाइब्रेरी। फिर अकबर के बाद क्या हुआ, आप देखें अकबर के बाद शाहजहां जो था उसको जुनून था स्कॉलरशिप से, उसको एजुकेशन से, उसको लाइब्रेरी से, उसको किताबों से जुनून की हद तक प्यार था। तो शाहजहां के ज़माने में जो है वो बहुत तरक्की हुई उसको, जो इंपीरियल लाइब्रेरी को। बहुत कम लोगों को मालूम है, लोग कहते हैं कि मुगलों ने जो है बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए। जब दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया और जामा मस्जिद बनाई, जिसको मस्जिद जहानुमा कहते थे, अभी पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद कहते हैं, तो उसने उसके बराबर में एक इम्पेरियल मदरसा भी बनाया था। इम्पेरियल मदरसा को दारुल बका का नाम दिया गया था। 1857 की जो जंग हुई उसमें जो 1857 की जो म्यूटनी थी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसमें वो जो है पूरी बिल्डिंग, बल्कि जामा मस्जिद और रेड फोर्ट के दरमियान जो पूरे पैलेसेस थे, जो लाइब्रेरीज थी, जो मस्जिदें थी, और जो बाजार था, मुगल इंपीरियल मार्केट थी, वो सारी तबाह हो गई। उसी में वो भी तबाह हुआ। वहां पर एक हॉस्पिटल था बिता शफा खाना, जो उसी के जो भी एक बहुत ही ग्रांड लेवल पर बना था, वो भी तबाह हो गया। तो मुगलों के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो तो ब्रिक बाय ब्रिक जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने तबाह किए, तो इसीलिए वो नहीं है। तो उसके जमाने में जो है वो ये जो डेवलप बहुत हुई थी इंपीरियल लाइब्रेरी। औरंगजेब के जमाने में लोग समझते हैं कि औरंगजेब बहुत बड़ा स्कॉलर था, तो उसके जमाने में ये जो है वो और डेवलप हुई होगी। औरंगजेब ने क्या किया, जो रिलीजियस चीजें हैं उनको तो आपने इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन कम लोगों को पता है कि औरंगजेब ने आ, जो हिस्टोरियोग्राफी का जो काम होता था, मुस्तकिल मुगल ऑफिसेज थे, वो उसने पूरे बंद कर दिए थे।
तो औरंगजेब चूंकि ज्यादातर जंगों में बिजी था, तकरीबन 25 ईयर्स जो थे उसके, लास्ट 25 ईयर्स दक्कन की दो मुस्लिम सल्तनतों के खिलाफ और फिर मराठा के खिलाफ लड़ते हुए उसके गुजरे थे, तो वो इस चीज पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन उसके बाद भी जो है आप देखें कि लोग कहते हैं कि 1707 में जो है जब औरंगजेब का इंतकाल हुआ तो मुगल सल्तनत जो एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल तक तो तकरीबन वैसे ही रही जैसे औरंगजेब के जमाने में थी, और ज्यादा मजबूत रही बहादुर शाह के जमाने में या शाह आलम वन के ज़माने में। उसके बाद भी आप देखें मोहम्मद शाह के ज़माने में, इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, उसके ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ये पावरफुल थी। लेकिन मुगल लाइब्रेरी जो है उसको रियल लॉस उस वक्त हुआ जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को ज़बरदस्त लूट लिया। उसमें उसके जो फौजी थे वो उन लाखों रुपए की किताबों को, उस जमाने के लिहाज से 10,000 रुपए की किताबें थी, उनको लेके गए और रद्दी के भाव वहां पर ईरान में बेचा, जहां पर उसको लेने वाला कोई नहीं था। तो बहुत ज्यादा तबाह हुई। लेकिन बाद में जो है जो अंग्रेजों ने उन किताबों को ढूंढने की कोशिश की, तो तकरीबन 3,500 किताबें जो है वो मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी की उन्होंने कहीं से ढूंढ निकाली, जो लंदन में अभी एक लाइब्रेरी में मौजूद है। तो मुगलों के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, मैं तो एक सेशन करना चाहता हूँ कि मुगलों की जो तालीम का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर सिर्फ अकबर के जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो लेकिन मैं मुख्तसर में थोड़ा मुख्तसर अल्फाज में मैंने मुगल इंपीरियल लाइब्रेरी की दास्तान सुनाने की कोशिश की है। अगर मैं इसको थोड़ा चटखारे लगा के बयान करता तो शायद ये कई दिन लग जाते। अगर हम उन किताबों की तफसील बताएं, जो काम किए, जो ट्रांसलेशन के काम हुए इनसे, तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा।